भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन देन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भीम ऐप के जरिए ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही गैस बिल का भुगतान या हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। भीम ऐप से आप लैंडलाइन पोस्टपेड, जीवन बीमा, लोन पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल कल शाम तक की 5 बजे की सारे तथ्यों को एक वक्तव्य के रूप में मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने रखता हूं। 7 फरवरी 2021 को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषि गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण ऋषि गंगा नदी के जलस्तर में अचानक काफी वृद्धि हो गई। ऋषि गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण एक बाढ़ आई। उससे 13.2 मेगावाट का कार्यरत छोटी जल विद्युत परियोजना बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौलीगंगा नदी पर स्थित NTPC की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया है कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं रह गया है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषि गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊंचाई पर एक ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो ग्लेशियर लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का था, जिसके कारण ऋषि गंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की परिस्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें NTPC के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषि गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा कर दी है, जिसमें परिवर्तन संभव है। NTPC परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषि गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। NTPC परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग 25 से 35 लोगों को फंसे होने का अनुमान है। इस टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर अहर्निश जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजीक 13 छोटे गांव एक पुल से जुड़े हुए थे। पुल बह जाने के कारण संपर्क कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है।
माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया की जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक ईटीएफ इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रही है। एक मेडिकल कॉलम, 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर बचाव कार्य में के लिए पहुंच चुकी है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी एक आर्मी का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। टनल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। हमारे लोग काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग को जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है, उनको अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम भी हिमस्खलन की निगरानी कर रही है, जो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग दिनांक 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ कार्य करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में जुटी हुई है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ वहीं पर तैनात है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी 5 हेलीकॉप्टरों को बचाव और राहत कार्य के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली पूर्ण कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ में लगभग 1000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है उत्तराखंड राज्य के लिए, जिसमें से केंद्र का अंश 468 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। मैं सदन को केंद्र की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाकर केंद्र की ओर से किया जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है उसको भी उठाने में केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है। उत्तराखंड के तो आप सुन रहे थे लोकसभा से सीधा प्रसारण, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने जो चमोली उत्तराखंड में जो आपदा आई उसके बाद जो तमाम तरह के राहत बचाव कार्य चल रहे हैं उसकी सूचना सामने रखी और ये साफ तौर पर कहा कि चाहे वो राज्य के बल हों या फिर केंद्रीय बल हों या फिर एनडीआरएफ हों या फिर एसडीआरएफ हों या राज्य की तमाम एजेंसियां हों, वो तमाम एजेंसियों के लोग राहत और बचाव कार्यों में पूरी तेज़ी से लगे हैं। और गृह मंत्री ने यह भी सामने रखा कि कितने लोगों के जो है इस समय हताहत होने की आशंका है, कितने लोगों को बचाया गया है और साथ में ये भी आंकड़ा सामने रखा कि जो लोग अभी भी जिनको बचाने की कोशिशें हो रही हैं, जो सुरंग में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वहाँ पे कोशिशें लगातार तेज़ी से जारी हैं। और आपको हम सीधे लिए चलेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता की ओर। इन द लास्ट 5 वीक्स अगर जनवरी के पहले सप्ताह में देखें तो जो औसत प्रतिदिन होने वाली मृत्यु थी वो 211 थी और अब अगर हम देखें 3 फरवरी से 9 फरवरी वाले सप्ताह में तो औसत प्रतिदिन होने वाली मृत्यु घटकर 96 या 96 हो गई हैं।
हम प्रत्येक सप्ताह भी देखते हैं कि हमारे देश में क्या स्थिति है इन्फेक्शन की, एंड हाउ डज दैट पोजीशन कंपेयर with the situation of the pandemic or infection in other countries. तो अगर नई मृत्यु पर मिलियन पॉपुलेशन को देखा जाए पिछले सप्ताह, तो भारत में ये 0.5 थी, रूस में 24, ब्राज़ील में 33, फ्रांस में 45, इटली में 45, जर्मनी में 55, यूएसए में 68 और यूके में 96। तो ये साप्ताहिक आंकड़े आपको ये बताते हैं कि इन्फेक्शन किस दिशा में जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें पिछले सप्ताह के, तो हमारे देश में 58 न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन दर्ज किए गए पिछले सप्ताह में। अन्य देश हैं जहां की 700 से लेकर 2500 तक ये केसेस प्रति मिलियन दर्ज किए गए पिछले सप्ताह। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। ये मेरे सहयोगी डॉक्टर मनोहर अगनानी आपसे शेयर कर चुके हैं। उन्होंने आपको बताया था कि हमने 60 लाख वैक्सीनेशन से अधिक कर लिए हैं। 60 लाख वैक्सीनेशन करने में हमने सबसे तेज गति से ये वैक्सीनेशन किए 24 दिन में। यूएसए में 26 दिन लगे, यूके में 46 दिन लगे, और जो अधिकांश वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वहाँ तो 60 लाख का आंकड़ा अभी छुआ नहीं गया है, तो इसलिए वो कंपैरिजन हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन देश के भीतर भी जो स्थिति है, कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ राज्य हैं जिनको और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। तो ये 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिन्होंने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के कुल डेटाबेस का 65% या उससे अधिक लोगों को पहला डोज वैक्सीनेशन का दे दिया है। पहले नंबर पर बिहार है, इन्होंने 78% लोगों को कवर किया है पहले डोज से। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है 77%, फिर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर 76%, उत्तराखंड चौथे नंबर पर 73%, फिर उड़ीसा 72%, मिजोरम 69%, हिमाचल प्रदेश 68%, उत्तर प्रदेश 68%, अंडमान एंड निकोबार 67%, राजस्थान 67%, केरला 66% एंड लक्षद्वीप 66%। तो ये 12 राज्य और यूटीज़ हैं जिन्होंने कि 65% से अधिक कवरेज किया है वैक्सीनेशन के पहले डोज से। ये वो 11 राज्य और यूटीज़ हैं जिन्होंने कि 40% से कम कवरेज किया है। तो इसमें रेंज जो है वो 15% कवरेज से लेकर जो पुडुचेरी में है 38% कवरेज तक है जो दिल्ली में है। तो ये राज्य हैं जिनके साथ हम संवाद में रहते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। हाल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सबको कम से कम एक बार वैक्सीनेशन के लिए कोविन के माध्यम से शेड्यूल कर लिया जाए 20 फरवरी तक। हमने ये निर्देश भी दिए हैं कि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को मॉप अप राउंड, यानी जो शेड्यूल्ड राउंड से छूट गए लोग, उनके लिए मॉप अप राउंड 24 फरवरी तक आयोजित कर लिए जाएं। 24 फरवरी तक जो हेल्थ केयर वर्कर्स डेटाबेस में हैं लेकिन न तो शेड्यूल्ड सेशंस में आते हैं न मॉप अप राउंड में आते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा बनिस्बत बजाय इसके कि हम उनको एज अप्रोप्रिएट श्रेणी में ले जाएं। We cannot indefinitely keep on scheduling and rescheduling healthcare workers. So these timelines have been communicated to the states. States have been advised that all healthcare workers must be scheduled at least once for vaccination by 20th of February 2021. States and UTs have also been advised that mop-up rounds for healthcare workers must be organized
बाय 24th of February। ये मल्टीपल मॉपअप राउंड्स हो सकते हैं। स्टेट्स चाहें तो 2 मॉपअप राउंड कर लें, स्टेट्स चाहें तो 3 मॉपअप राउंड्स कर लें। द एम ऑफ मॉपअप राउंड इज टू इंश्योर दैट दोज हेल्थ केयर वर्कर्स दैट could not come during the scheduled vaccination sessions will then avail of the benefit afforded by the mop-up rounds to get their dose of vaccination. Similarly, we have advised the states and UTs that all healthcare workers, all frontline workers must be scheduled for vaccination at least once by 1st of March 2021. We have further advised the states and UTs that all frontline workers must be given the opportunity of mop-up rounds by 6th March 2021. Those frontline workers that do not appear either in scheduled vaccination rounds or in mop-up rounds will have to be relegated to the age-specific appropriate vaccination rounds. हमने आपको बताया था कि कोविन फीडबैक सिस्टम को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ सहयोग कर प्रारंभ किया है। एक रैपिड असेसमेंट सिस्टम है रैस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसका उपयोग हम ये फीडबैक प्राप्त करने के लिए करते हैं। पिछली बार एक टाइपोग्राफिकल एरर से हमने 17 जनवरी की जगह वो 17 फरवरी दिखा दिया था, सो दिस टाइम वी हैव करेक्टेड दैट टाइपो। तो ये पूरी प्रक्रिया 17 जनवरी को प्रारंभ हुई थी। इसमें पर्सनलाइज्ड SMS जाते हैं उन सभी व्यक्तियों को जिनको की पहली डोज वैक्सीन की मिली है, और उनसे 5 सवाल पूछे जाते हैं। उन 5 सवालों के वो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं, और उनको एक URL भी उसी SMS में जाता है जिससे वो फीडबैक अपना दे सकते हैं। तो ये जो फीडबैक मिलते हैं हमें, ये रियल टाइम पर अपडेट होते हैं। इस व्यवस्था का संचालन NEGD करता है हमारे लिए, और इसमें इस प्रकार के आंकड़े आए हैं। ये जो आज मैं आपके साथ डाटा दिखा रहा हूँ, ये 7,75,000 लोगों द्वारा दिए गए रिस्पॉन्सेज पर आधारित है। 97% लोगों ने कहा कि वो ओवरऑल वैक्सीनेशन के एक्सपीरियंस से संतुष्ट हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखी जा रही थी, तो 97% ने कहा हाँ। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई और क्या वैक्सीन आपको ठीक ढंग से प्राप्त हुई, तो 98% ने कहा हाँ। हमने उनसे पूछा कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी मिली कि नहीं, 88% लोगों ने कहा हाँ मिली। हमने ये भी पूछा कि जब आपको वैक्सीन दे दी गई पहली डोज, तो फिर 30 मिनट बैठाकर आपकी मॉनिटरिंग की गई कि नहीं, 97% से अधिक लोगों ने कहा हाँ। और क्या आप सेटिस्फाइड थे ओवरऑल एक्सपीरियंस से, तो 97.35% ने कहा हाँ। मैंने पिछली बार आपको ये कहा था कि नेशनल एडवर्स इवेंट की जो कमेटी है उसकी बैठक होने वाली है, तो वो बैठक अब हो गई, उसकी पहली बैठक, एंड दिस इज़ वन ऑफ द multiple meetings that they will have. Let me now share what transpired in the first meeting of the national level AEFI committee. So the meeting of the National Adverse Event Following Immunization Committee met on 5th February 2021. They discussed 8 AEFI cases, and they found that, and out of those 8 cases, there were 2 cases of deaths and 3 of hospitalization. In hospitalized cases, all 3 had recovered completely and were discharged. 2 cases were diagnosed as anaphylaxis, उसको उन्होंने क्लासीफाई किया। वैसे ही एक केस को सिनकोप के रूप में उन्होंने डायग्नोज किया, उसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। डेथ के केसेस में उन्होंने पाया कि ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड नहीं हैं।
लेकिन 2 मामलों में पाया कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड नहीं है, उसके भी डिटेल हमने आपको दिए हैं। 3 मामलों में उन्होंने कहा कि जो हिस्टोपैथोलॉजी और केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई राज्य सरकारों से, तो वो मंगवाई जाए, जो कि राज्य सरकारें अब उनको देंगी और उसके आधार पर फिर वो निर्णय लेंगे। इसका एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट हम बना रहे हैं, जिसके आधार पर हम प्रोएक्टिवली इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रखेंगे। तो ये मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेंबर हेल्थ नीति आयोग से सर। धन्यवाद। आज की इस साप्ताहिक रिपोर्ट में 3 बिंदु उभर के आए हैं कि पेंडेमिक की सिचुएशन लगातार सेटिस्फैक्टरी है, केसेस गिर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि अब हम कंसिस्टेंटली 100 से नीचे डेथ रिपोर्ट हो रही हैं और वो और भी घटती जा रही हैं। और ये भी आपको ज्ञात होगा कि 24 घंटों में दिल्ली में कोई डेथ नहीं हुई है, ये भी एक रिमार्केबल बात है। तो पेंडेमिक की दृष्टि से देखा जाए तो कंसिस्टेंट गेन्स हैं। देश ने बहुत हद तक इस सिचुएशन को कंट्रोल में किया है और इसको कंट्रोल इसका बनाए रखना है। हम अभी भी जानते हैं, जो पीछे सीरियल सर्वे हुआ है, कि 70% से ज़्यादा अभी भी हम ससेप्टेबल हैं ओवरऑल। जो घने शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जहाँ पे महामारी का जोर बहुत ज़्यादा रहा, वहाँ सीरो पॉजिटिविटी हाई है। लेकिन बहुत बाकी जो हमारी ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, उसमें हमें अभी भी बहुत कॉशियस रहना है और अपनी हर्ड इम्यूनिटी को हमने वायरस की इन्फेक्शन से नहीं, वैक्सीन के लगने से बनाना है। तो ये एक पहला मैसेज है। दूसरा, वैक्सीन के साथ में ये उभर के आती हैं 2-3 चीज़ें कि एक, आज काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है दैट द स्ट्रैटेजी टू इम्प्लीमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड द एक्सपीरियंस ऑफ भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई मान्यवर। मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। तो इसके कारण मान्यवर, इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है। मगर मेरा कृपया आपसे अनुरोध है कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दिया जाए और इस बात को मैं जो दादा की अपील पर इसको सदन के पटल पर भी रखना चाहता हूं, जिससे हमेशा के लिए ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने। दूसरी बात मान्यवर, कि जो इस सदन में नहीं है इसका उल्लेख, अरे सूरज बैठ जाओ भैया, ऐसे नहीं खड़े होते, इसका उल्लेख यहां पर नहीं होता है। जो सदन में नहीं है उपस्थित उसके नाम का उल्लेख करना यहां मर्यादा होती है। फिर भी मेरे पार्टी के अध्यक्ष के नाम का उन्होंने उल्लेख किया, वो भाषण को भी मैंने पूरा सुना है। मैं आज उनको चैलेंज देता हूं, अगर नड्डा साहब ऐसा बोले हैं तो वो रिकॉर्ड पर रखे। कहीं नड्डा साहब ऐसा नहीं बोले हैं जो कल उन्होंने कहा है। ये दोनों बातें सत्य से बहुत दूर है, इसलिए इसको रिकॉर्ड पर से ये आपसे दादा बैठिए, ये दादा आप टीचर बन जाइए, बाद में मैं आपका विद्यार्थी बनता हूं। मान्यवर, इसको आप प्रोफेसर में बैठ जाइए। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा कर रिकॉर्ड को करेक्ट करना चाहिए
और करेक्ट करने के लिए मैंने जो ये बात करी है, ये फोटोग्राफ और शांति निकेतन के उपकुलपति का पत्र जो है, इसको रिकॉर्ड पर रखने की आप मुझे अनुमति दीजिए। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्य सभा पटल पर रख सकते हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि नड्डा साहब जो नहीं है उनकी नड्डा जी की बात गलत तरीके से हम पेश किए हैं, तो जब नड्डा जी नहीं आप कैसे उनकी पक्ष? मैं बता देता हूं, बैठ जाइए, बता देता हूं। मान्यवर, मैं वक्तव्य नहीं दे रहा था, मैं रूल 357 के तहत स्पष्टीकरण दे रहा था और उनकी कही हुई बात का मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। इसलिए नड्डा जी के नाम का मैंने जिक्र नहीं किया है, उन्होंने गलत जिक्र किया है, वो मैंने मेंशन किया। ओके। श्री रमेश विधुड़ जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे लॉकेट चटर्जी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रपति जी का जो वक्तव्य होता है वो निश्चित रूप से एक सरकार का लेखा जोखा, उसका रोड मैप और सरकार ने कितने अच्छे अचीवमेंट के कार्य किए वो प्रस्तुतिकरण होता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को देखने के बाद निश्चित रूप से स्पष्ट होता है, जो पूरी दुनिया ने भी माना है कि कोविड के दौरान जो पूरी दुनिया में हाहाकार था, उस कोविड के दौरान पूरी दुनिया के हाहाकार के कारण भारत में भी हाहाकार चलनी शुरू हो गई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने तो आप देख रहे थे लोकसभा से सीधा प्रसारण, जहां पर अमित शाह बोल रहे थे। उन्होंने क्लैरिफाई किया जो कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई अधीर रंजन चौधरी ऑन हिज विजिट टू बंगाल एंड टैगोर्स हाउस, उस पर वो अपनी क्लैरिटी दे रहे थे। तो अमित शाह इस वक्त लोकसभा में बोलते हुए, तो ये था अभी तक का लेखा जोखा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर आपका स्वागत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस वार्ता है वो जारी है। साउथ अफ्रीका वेरिएंट की बात कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर भार्गव इसका उत्तर भी देंगे, पर मैं शुरू करता हूं। साउथ अफ्रीका के वेरिएंट के बारे में जो खबरें आ रही हैं, जो डेटा पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है, उसके अलावा हम जो साइंटिफिक चैनल से इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है उसके ऊपर हम पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। और जो रिसेंटली ये दर्शाया गया है कि जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, उसकी वजह, उसके एक तो तीव्र गति फैलने के आसार आते हैं। ये B1.351 वेरिएंट है, तेज़ गति से फैलता है। और कुछ दर्शाया जा रहा है जो कि उस स्टडी के अंदर जितनी लिमिटेशंस हैं उनको रखते हुए सामने कुछ हिंट है कि माइल्ड डिजीज़ जो है वो प्रिवेंट नहीं कर पाता, लेकिन सीरियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने में कोई कोताही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। और मोर्टेलिटी को कम करने में कोविशील्ड वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका और सीरम का वैक्सीन जो है वो कंटिन्यूज टू बी इफेक्टिव, एंड देयरफॉर वी हैव नो कंसर्न एट दिस मोमेंट on 2 counts. We are a system of detecting this variant. As you know, we launched a collaboration some 8 weeks ago, where we are
sequencing the viruses being isolated in the country. That system is working. And till the last report as of yesterday, there is no, this particular variant is not in the country, but we are keeping a watch, and that's the job that's being done very seriously, as you know. And you know that through that system only we also detected UK variant in the country. So it is being watched. And today there is no evidence to say that we have this virus in the country. Secondly, going by what has been published and going by the stand taken by the governments after full consideration, the European governments, we would like to reiterate that we have no concern whatsoever about the efficacy of Covishield as of now. We will push forward with our vaccination program. Our vaccination program is robust and valid, and I assure you that we are going ahead and we are not worried at this moment. We will intensify our surveillance and we will be watching other developments in due course. Sir, would you like to add? The other vaccine on the horizon, yes, there is emerging news. One, as you know, that Sputnik 5 vaccine they are tying up with multiple industry partners here. Very proud that there are several other industry partners who are willing to go in for new other additional vaccine production in the country. We know there are positive developments in that regard. There is a published work which is very reassuring about the utility and the efficacy of that particular vaccine. We are also watching with great zeal the progress being made by Cadila Zydus. Their trial is proceeding very well. We are hoping that a nasal vaccine candidate is about to be licensed for phase 1, not licensed, given grant approval for phase 1 early trials. We are watching the developments with regard to Novavax as well, which we know that has been found to be useful. And we are aware of the fact that Serum Institute has an agreement with them for contract manufacturing. Therefore, those developments are also being watched. There may be they may be exercising the option of moving forward with the Indian component of their work, study, as if need be, or manufacturing. And therefore, yes, there are interesting developments. We are also watching J&J vaccine developments globally, and they also have interest in manufacturing in the country. So yes, as has been stated repeatedly, India is fortunate to have 2 great made in India vaccines and as many as 5, 6, 7 of these vaccines in the pipeline, and perhaps many more. So continue to be optimistic. We would like us to be optimistic about the next stage of vaccine availability as well. Thank you. Number 10. So since there are so many vaccines in the pipeline, is there any clarity on when we can be looking at vaccines being available outside of the national program in private pharmacies? This situation will become clear as we move along. The first and the foremost and comprehensive goal is to achieve the public health priority vaccination of 300 million, that is 30 crore people. That is the public health goal for which the vaccine stockpile has to be channeled on priority. Now, if the vaccine availability is over and above this, other options and other approaches will be examined. As the scene appears to be, we still have to wait for a few months before any of these vaccines become available through emergency use authorization. But yes, in time to come, there is a great hope of other options being available. But at this point in time, the public health objective of protecting our health system and frontline worker system for pandemic control, and to protect the large population from not being a candidate for mortality should they get COVID-19 disease, is the public health priority, and that is the focus right now. Number 16. राजेश सर, ये सवाल है कि सर आपने कहा कि मॉप अप राउंड हो जाए, तो यानी आप लोग चाहते हैं तब तक जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनके पहला डोज को एडमिनिस्ट्रेट हो जाए और वो खत्म हो जाए, उसके बाद दूसरे की शुरुआत की जाए?
इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिए सर थोड़ा सा। मैंने तो बहुत साधारण भाषा में समझाया था, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं समझा पाया। हमने राज्यों को ये परामर्श दिया है कि प्रत्येक हेल्थ केयर वर्कर को कम से कम एक बार कोविन के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए शेड्यूल किया जाए। ये पहला परामर्श। ये प्रक्रिया 20 फरवरी तक पूर्ण हो जानी चाहिए। दूसरा परामर्श ये दिया है कि आपने किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को शेड्यूल किया, वो हेल्थ केयर वर्कर किसी भी कारणवश शेड्यूल्ड तिथि पर, शेड्यूल्ड स्थान पर, शेड्यूल्ड समय में नहीं पहुंच पाए, तो उनकी सुविधा के लिए आप मॉपअप राउंड्स आयोजित कर सकते हैं, यानी एक से अधिक मॉपअप राउंड्स आयोजित कर सकते हैं। ये भी परामर्श दिया कि ये मॉपअप राउंड्स 24 फरवरी तक आयोजित कर लिए जाएं। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रत्येक फ्रंटलाइन वर्कर को एक बार कोविन के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए शेड्यूल कर दें 1 फरवरी तक। अब हो सकता है वो आए ना आए, तो उनके लिए भी मॉपअप राउंड की सुविधा है। ये मॉपअप राउंड 6 फरवरी तक आयोजित कर लिए जाएं। आशा है अब आप समझ गए होंगे। 157 लास्ट क्वेश्चन। Good evening. Mr. Bhushan, can you please give a breakup of how many more doses are we procuring now that the second dose will also start soon? You see, this is a continuous process. So whatever figure I give you today will change in the near future. So what we can do is that when we interact with you next time, for both the vaccine manufacturers, we could share with you what is our plan going ahead in terms of logistics relating to procurement. So that we will do. But this is something that would continue month on month. So it's not a one-off or one-time exercise where we procure upfront and then do nothing. So this is a fortnightly, monthly procurement exercise which takes into consideration the total amount procured, the total amount consumed, and the shelf life of the vaccine doses which have been procured. Thank you very much, sir. Thank you, friends. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता को जो मुख्य बिंदु थे कि साफ तौर पर कहा गया कि जो हमारी वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षित है। 14 में से सिर्फ एक व्यक्ति को वैक्सीन के बाद मामूली रिएक्शन हुआ है, जिस तरह के आंकड़े आए हैं सामने, और देश में किसी भी तरह का अन्य कोई वेरिएंट वायरस देखने को नहीं मिला है। तो ये बड़ी खबर है जो निकल कर आ रही है। और देश में 63 लाख से अधिक को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और जो दूसरा राउंड है वैक्सीनेशन का वो 16 फरवरी से शुरू होगा, यानी कि जो सेकेंड डोज दी जानी है वो 16 फरवरी से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन जाने से पहले इस खबर पर नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड की आपदा पर राज्यसभा में घटना में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक उठाए गए कदमों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से सदन को अवगत कराया। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा महोदय मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहूँ तो कल शाम 5 बजे तक का है, वो बदलता रहता है। और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, रूसी गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। गृह मंत्री ने सदन को आश्वस्त दिया कि संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष SDRMF से
लगभग 1041 करोड़ रुपये उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय की प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में भी घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के राहत और बचाव कार्यों पर केंद्र लगातार नजर रख रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वे के बाद उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में अर्ली अलार्म सिस्टम पर विचार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में स्थित जोशीमठ ITBP के अस्पताल का दौरा भी किया। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। पिछले 3 दिन से ये प्रयास जारी है, जल्दी से जल्दी अंदर ये सुरंग के टनल के अंदर पहुंच सके। इसके लगभग 8 मीटर का डाया है, तो इसमें हमारा जो बड़ा वाला एक्सकेवेटर है टायर वाला, तो वो जा रहा है बार बार स्लैश और ये बोल्डर्स वगैरह जो जो रास्ते में मिल रहे हैं वो उसको निकाल कर ये नदी की साइड में फेंक रहे हैं। तकरीबन 120 मीटर हम अंदर जा चुके हैं और 61 मीटर अभी और जाना है, जहाँ पे हमें लिंक मिलेगा, जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लोग वहाँ फंसे होंगे। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन की सहायता से, या अभी हमने थोड़ी देर पहले हेली बॉर्न एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें ये आपकी लेज़र इमेजर और इलेक्ट्रोमोटिव पल्स की टेक्निक के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एयर पॉकेट को पता करना, ताकि अंदर हम देख सकें कि क्या चीज़ अवेलेबल है, तो उसको उसी हिसाब से फिर हम अगला जो आगे का एक्शन है वो उसको लेंगे। तपोवन टनल में 25 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। ITBP, NDRF और सुरक्षा बलों के जवान लगातार टनल से मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। टनल का करीब 120 मीटर का प्रवेश मार्ग अब साफ हो गया है। तेज बहाव के साथ कीचड़ और पत्थरों से सुरंग फटी होने के कारण उसे साफ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि सुरंग का रास्ता छोटा है, इसलिए राहत एवं बचाव कार्य समय ले रहा है। सर्च ऑपरेशंस के बाद जो मिसिंग पर्सन हैं, हमारे जो नामों की लिस्ट है वो 192 की आई है, परंतु अदरवाइज हमें टोटल 197 बताया गया। उनमें से 30 बॉडीज मिल चुकी हैं, तो इसका मतलब बचे हुए 167 रह गए। इनके लिए सर्च अभियान जारी है। पूरा नदी का बेड हम श्रीनगर से ऊपर तक सर्च कर रहे हैं और मलबे को भी सर्च कर रहे हैं। आज मलबे से 3 बॉडीज मिली हैं रैनी गाँव से। वहीं आज सुबह NDRF की एक अतिरिक्त टीम जोशीमठ पहुंची है। भारतीय वायुसेना के स्पेशल हेलीकॉप्टर में गाजियाबाद से इन्हें ले जाया गया। DM ने बताया कि संपर्क मार्ग जिन गांवों से टूट गया है वहां ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां जिप लाइन भी फिक्स की जा रही है। ब्रिज बनाने की भी कार्रवाई की जा रही है और साथ में जिप लाइन हैज ऑलरेडी बीन फिक्स्ड, जिसके थ्रू हमारे कुछ SDRF के जवान उधर जा चुके हैं। विलेज हमारे जो हेली कनेक्टिविटी वो तो ऑलरेडी कल से शुरू हो चुकी है, तो जो भी इमरजेंसी केसेस है उनको हम लोग ऑलरेडी दोनों तरफ से कैरी कर रहे हैं। अभी तक हमारी 28 बॉडीज 29 प्लस अभी एक और मिला के 29 बॉडीज रिकवर हो चुकी है। और इस पर और जानकारी के लिए उर्मिलेश भट्ट जुड़ रहे हैं तपोवन से हमारे साथ और चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं ढाक से जानकारी के साथ। उर्मिलेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या ताजा अपडेट्स है? जी ज्योतिका, जैसे कि उत्तराखंड के DGP बता रहे थे, जो मिसिंग लोग हैं और जो अभी तक डेड बॉडी है या जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसके बारे में वो बता रहे थे। लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता की एक बात है ज्योतिका, जैसे कहा जाए आज मौसम ने यहाँ पर करवट बदल लिया जा तो जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू कर रहे हैं हमारे जो जवान रेस्क्यू कर रहे हैं उसके आपदा प्रबंधन के जो लोग, उन पर चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप मौसम देख सकते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर मौसम ने करवट बदली है।
लिहाजा डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बारिश हो सकती है। साथ ही एक बात और है ज्योतिका कि यहाँ पर जिन गाँवों से यातायात या आवागमन की जो कनेक्टिविटी थी वो टूट गई थी, लिहाजा उन गाँवों में आज यहाँ पर 2-3 जो पुल बह गए थे इस भयंकर प्रलय में, वहां पर पीडब्ल्यूडी ने आज जो है मैनुअल जो ट्रॉली है उसका भी जो है यहाँ पर जो है काम शुरू किया है, ताकि यहाँ पर जैसे ये सामने का गांव, अगर मेरे कैमरामैन सुमित आपको दिखा सके तो इसी गांव का नाम गंगपार है। इस गांव में बिल्कुल कनेक्टिविटी बंद हो गई थी, यहाँ पे 2-3 गांव है, लिहाजा ये लोग आवागमन की इनके पास कोई भी साधन नहीं था। इनकी जो भी आवश्यक सेवाएं थी उन आवश्यक सेवाओं को यहाँ पर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाया जाता था, लेकिन आज यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर है उन्होंने यहाँ पर जो है मैनुअल जो ट्रॉली है उसका जो है विधिवत जो है काम शुरू कर दिया उसके लिए, और वो जल्द से जल्द यहाँ पर आवागमन के जो साधन है वो सुलभ हो जाएगा। साथ ही जो रेणी गांव है जहाँ पर कि दर्जन भर गांव जो है रोड कनेक्टिविटी से टूट गए थे, उन गांवों को भी बीआरओ जो सड़क जो निर्माण है वो और आपका जो पीडब्ल्यूडी है दोनों ने मिलकर के वहाँ पर भी मैनुअल ट्रॉली लगाने का जो है काम शुरू कर दिया है। साथ ही जो आज जो है जो आईटीबीपी के जो एडीजी हैं मनोज रावत, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक समस्या और आ रही है ज्योतिका, हम अपने दर्शकों को बता सकें कि जो ये हमारे कैमरामैन आपको जो दिखा रहे हैं, ये जो विजुअल दिखा रहे हैं, इस विजुअल में जो नीचे है यहाँ पे बहुत सारा जो मलबा पड़ा हुआ है, जो गाद है, ये गाद जो है सुरंग की इस साइड से, लिहाजा जो ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस साइड से चल रहा है, लेकिन वहाँ टनल छोटी है और ये गाद है, ये मलबा है, ये मलबा उधर से भी बाहर आने लगा है, तो एक कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी है। तो लिहाजा आज यहाँ पर जियो जियो जो मैपिंग है उसके लिए भी यहाँ पर जो है काम शुरू कर दिया गया है। देखा जा रहा है कि इस टनल के बीच में कहीं ना कहीं कोई अगर ऐसी जगह मिलती है जहां से कि कोई वैकल्पिक कोई जगह मिल सके जहां ड्रिल करके रेस्क्यू किया जाए, तो उस पर भी यहां पर जो है काम शुरू किया गया है ज्योतिका। जी बिल्कुल। और मिलेश, जाहिर है पहाड़ों के मौसम का आकलन लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। चंद्रशेखर, आपके पास आना चाहूंगी, आपके एंड पे अगर बात करें तो क्या मिजाज है, क्या अपडेट है? ज्योतिका, मैं बताना चाहूंगा कि रेनी गांव में जिस प्रकार से जो पुल टूटा है उसके बाद से जो कनेक्टिविटी है गांव की वो बंद हुई है। तकरीबन 13 गांव हैं जहां पर कनेक्टिविटी बंद हुई है। उसको जोड़ने का जब से बीआरओ ने काम सौंपा गया था, वो 300 मीटर की तकरीबन वहां पर रोड बनाने का काम चल रहा है और बाहरी मलबा वहां पर है, दलदल है, उसके बावजूद भी वहां पर वो काम कर रहे हैं। 6 से ज्यादा जो जेवीसी मशीनें है वहां पर काम कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जेवीसी मशीनों को दूसरे छोर भी पहुंचाया गया और दोनों छोरों पर लगातार रोड बनाने का काम हो रहा है। तकरीबन 190 फीट की ये रोड बनेंगी और उसके अलावा ये 250 मीटर लंबाई में ये रोड बनने वाली है। इसके अलावा इसमें बीआरओ इस प्रकार से काम करना चाह रहा है कि वो 40 मीटर तक मलबे को डालने के बाद एक वैकल्पिक पुल का निर्माण करेगा। 2 प्रकार के पुल होंगे जिसके लिए काम चल रहा है और इसमें कई सारी जो इमरजेंसी जो लाइट्स होती हैं उनका प्रयोग हो रहा है। डॉग स्क्वाड के लोग भी वहाँ पर हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इसके साथ साथ आईटीबीपी का भी लोग हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ ने भी अपना एक वैकल्पिक पुल बनाने की कोशिश की है ट्रॉली के द्वारा, ताकि यहाँ से जो लोग हैं 250 मीटर पार जो पुल टूट चुका था वहां तक पहुंच सके। तो दोनों ही उस छोर पे बताने का मतलब यह है कि उस छोर पर कोशिश ये की जा रही है कि कई पुल बनाए जाएं, वैकल्पिक पुल ही सही, लेकिन कम से कम कनेक्टिविटी वहां तक पहुंच जाए। बिजली की जहां तक बात है तो 13 गांव ऐसे थे जहां की बिजली जा चुकी थी, जिसमें से 11 जो गांव है वहां पर कनेक्टिविटी पहुंचाई जा चुकी है। पानी की जहां तक बात है तो 11 ऐसे गांव थे जहां पर पानी की कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां पर से 9 के करीब जो है गांव वहां पर कनेक्टिविटी गई है। अभी जो शवों की बात हो रही थी तो इसमें 31 जो ऐसे हैं जिनके शव बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 की शिनाख्त हुई है, बाकी 29 की शिनाख्त नहीं हुई है। तो ये भी देखने की जरूरत होगी। और टनल की जहां तक बात हो रही थी तो 180 मीटर जो तपोवन की टनल है उस पे काम माना जा रहा है कि वहां पर मलबा होगा और उसके पीछे 30 से 35 जिंदगियां जो है वो बाहर आने का इंतजार कर रही है। अभी जो अपडेट हमारे पास है वो तकरीबन यह है कि 115 मीटर तक ये शायद वो लोग आगे बढ़ गए हैं और जितनी ज्यादा ये आगे जा रहे हैं इनको मलबा उतनी तेजी से इनके पास आ रहा है। तो ये जो मड का जो इलाका है, मतलब कि जितना जो मलबा इनके पास आ रहा है वो धस रहा है नीचे की तरफ, तो अपने को भी रेस्क्यू करना है, साथ ही साथ उस मलबे को भी हटाना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े चैलेंजिंग काम है। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि टनल की ओर धीरे धीरे बढ़ा जा रहा है और काफी चैलेंजिंग है ये पूरा टास्क, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है, जो भी अंदर वैज्ञानिक भी इस पे जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कि क्या वो जो लोग फंसे उन तक ऑक्सीजन अवेलेबल है या कोई ऐसी खबर कि वो सेफ हैं, किस तरह से है, कोई ऐसी खबर मिली हो? देखिए,
कल भी उत्तराखंड के जो डीजीपी है उन्होंने कहा था कि ऐसा हम मान के चल रहे हैं क्योंकि टनल बहुत बड़ी है और वहां पर ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे, तो ऐसी व्यवस्था होगी, तो उसमें माना जा रहा है कि वो जो लोग हैं वो सेफ हो सकते हैं। लेकिन अब जो मेरी बात हुई थी लास्ट अभी ITBP के जो अधिकारी है उनसे, उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि आइडिया उन्होंने दिया था कि 7 से 8 घंटे लगातार अगर हम काम करते हैं तो शायद हम इस टनल को क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी। लेकिन जैसा उमेश ने कहा कि मौसम की मार है, शायद इस वजह से कुछ डिले हो, लेकिन ये अच्छी खबर है कि अगर वो कह रहे हैं कि 7 से 8 घंटे में अगर हम लगातार काम करते हैं तो शायद ये टनल वो क्लियर कर पाएं, तो आज माना जा सकता है कि आज रात तक शायद ये काम कंप्लीट हो जाए। चलिए, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जाने अंदर फंसी है जल्द से जल्द वो बाहर निकले। उर्मिलेश, आपने कहा मौसम ने करवट ली है, मौसम विभाग की यहाँ पे भूमिका बहुत अहम हो जाएगी, क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है तो पल पल की जानकारी चाहिए होती है। ऐसे में किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है मौसम को ध्यान में रखकर? जी ज्योतिका, बिल्कुल यहाँ पर जो आपने जैसे कि पहले भी सवाल पूछा था जो सहयोगी हमारे चंद्रशेखर है उनसे, क्योंकि यहाँ पर जो टनल के अंदर यहाँ पर ड्रोन का भी कुछ देर पहले यूज़ किया गया था अंदर, कि कुछ शॉट्स ऐसे मिल सके, ड्रोन का किया गया, उस जो डॉग्स होते हैं उन डॉग्स को भी साथ ले जाया गया। लेकिन अभी तक क्योंकि सफलता इसलिए नहीं मिली कि अंदर जो मलबा है वो मलबा बहुत ही ज़्यादा है, उसमें कहीं ना कहीं जो अंदर क्योंकि एक चैलेंजिंग है, जो चुनौती, बड़ी चुनौती है ज्योतिका इसमें, कि ये चुनौती जो है यहाँ दलदल है, उस दलदल में मशीनें, जो हाईटेक मशीनें यहाँ पे लाई गई हैं बंगाल इंजीनियरिंग द्वारा, वो हाईटेक मशीनें, लेकिन उनसे भी काम करने में कहीं ना कहीं चुनौती आ रही है। रही बात मौसम की, तो यहाँ पर पल पल जो है मौसम वैज्ञानिकों से जो है यहाँ पर संपर्क बनाया जा रहा है, मौसम विभाग के लोगों से यहाँ पर संपर्क बनाया जा रहा है, जो गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मौसम विभाग के जो लोग रहते हैं, साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट के जो मौसम विभाग है उससे भी संपर्क किया जा रहा है कि यहाँ पर मौसम अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा। लेकिन आप अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, आपको अगर ये दिखा सके कि किस तरीके से यहाँ पर मौसम ने करवट बदली है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बर्फ का पड़ना जो है जारी है। कि जो सामने जो आप दिखाई दे रही है चोटियों पे जो बर्फ दिखाई दे रही है, लिहाजा उन पर इस समय अगर मौसम विभाग के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ के हिसाब से देखें तो बर्फ पड़नी जो है शुरू हो गई है। तो ज्योतिका, यहाँ पर जो मौसम है, यहाँ पर ठंड के साथ साथ बहुत तेज ठंड है, और साथ ही यहाँ पर जो है बर्फ ऊपर चोटियों पर पड़ना शुरू हो गया। तो लिहाजा यहाँ पे भी कुछ देर बाद या हो सकता है थोड़ा समय बाद यहाँ पे भी बारिश शुरू हो जाए, जो कि एक रेस्क्यू में जो है चिंताजनक बात होगी। जी बिल्कुल, काफी चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है, लेकिन सलाम है हमारे जांबाज NDRF और तमाम उन टीमों का जो लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं और आम लोगों की जान बचाने में तत्पर है। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर और उर्मिलेश दोनों का हमारे साथ जुड़ने का और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ बांटने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने सोमवार को चमोली जाकर स्थिति का जायजा लिया था। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को लेकर क्या है नई रणनीति के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से परियोजनाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की DD न्यूज के। इससे पहले कि हम आपको ये दिखाएं, सीधे आपको लिए चलते हैं। JP नड्डा इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, आइए सीधे चलते हैं। चाहे वो फ्रेट कॉरिडोर का हो, फिर चाहे वो हथनिया से दोनिया पुल बनाने का हो, फिर चाहे वो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 21 लाख लोगों को पेंशन देने का सवाल हो, फिर चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बदौलत 3.5 करोड़ लोगों के खाते में पैसा पहुंचाने का सवाल हो, फिर चाहे वो कोरोना के समय 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की संकल्प हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंगाल के लोगों के लिए पूर्णतः करने का प्रयास भी किया और उसको निभाया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं बंगाल की बात करूं तो फिर ये जितने भी विकास के काम हुए, इसमें ममता जी ने हमेशा रोड़ा अटकाया है, बार बार कहा कि बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। सच्चाई ये थी कि बंगाल के साथ मोदी जी ने न्याय किया है, अन्याय किया है तो ममता जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लोगों को गुमराह किया, लोगों को दिक्कत में डाला। मुझे याद है बंगाल में आने के समय कहा गया था कि मैं मां, माटी, मानुष, इसकी रक्षा होगी। मित्रों, मां का सम्मान नहीं हुआ, माटी की रक्षा नहीं हुई और मनुष्य के बारे में कभी चिंता नहीं हुई।
ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का। क्या किया इन्होंने? तानाशाही, टोलाबाजी और तुष्टीकरण। जब मैं तानाशाही कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। अपने विपक्षियों को, उनके आवाज को रोकने का काम ममता जी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ता शहीद हो गए। 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मारा गया। मुझे याद है कि मैं दिलीप दा के साथ लगभग 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण कर चुका हूं, बाग बाजार में जाकर के, घाट पर जाकर के 100 कार्यकर्ताओं का। यह कैसा तानाशाही यहां है? यह कैसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है? यह किस तरीके की कानून व्यवस्था है? महिला सुरक्षा की बात करें तो सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में होता है। एसिड अटैक महिलाओं पर सबसे ज्यादा बंगाल में हुआ। सबसे ज्यादा मर्डर के रिकॉर्ड बंगाल में हुए हैं और सबसे ज्यादा अटेम्प्ट टू मर्डर के रिकॉर्ड भी बंगाल के हैं। ये हमको समझना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो आपके ध्यान में होगा, सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो तो उसको मनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मुहर्रम के लिए अच्छी बात है, मुहर्रम के लिए देना चाहिए मौका। लेकिन सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को भी नहीं रोकना चाहिए। राम जन्मभूमि का शिलान्यास था, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में शिलान्यास कर रहे थे। उस दिन यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और उससे 5 दिन पहले मुहर्रम था, उस दिन इजाजत दे दी गई। यह है ममता जी की तुष्टीकरण और यह है परिवर्तन। मई महीने में परिवर्तन आएगा, ममता जी जाएंगी और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। और जब मैं तुष्टीकरण की बात बोलता हूं और तानाशाही की बात करता हूं और तोलाबाजी की बात करता हूं, मैं संस्कारों की बात करता हूं। यहां सुरेंद्र अधिकारी जी बैठे, इनके पूज्य पिताजी पर जिस तरीके से भाइपों ने अपने शब्दों का उपयोग किया है,